Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूं मुकेश वर्मा और आप सबका मैं अपने YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, पॉलिटी की ये क्लास पिछले 3 दिनों से चल रही है। आपके पास 3 लेक्चर जा चुके होंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था संविधान सभा की मांग और उसका गठन। आज उसके आगे पढ़ेंगे, गठन हो चुका था तो हम आज संविधान सभा की कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे, प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो संविधान सभा के गठन के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से संविधान सभा अपना काम शुरू करती है। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की पिछले लेक्चर में हमने चुनाव करा लिया था कि संविधान सभा के लिए चुनाव हो गया था 296 सीटों पे, किस पे कौन कौन कितना कितना जीता था, ये सारी चीजें आपकी चर्चा हो चुकी थी। उसके आगे आज हम बढ़ेंगे और देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में। तो फ्रेंड्स, संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा निर्वाचित जो हुई थी उसकी पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। तो इस संविधान सभा की तुलना आप आज के चुनाव से करिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है और लोकसभा की पहली बैठक होती है कहाँ पे? संसद में। तो उसमें क्या किया जाता है? जब लोकसभा की पहली बैठक होती है तो वहां पे एक प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। किसको चुना जाता है? जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ होता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। तो वो कहाँ से हुआ है उसकी शुरुआत? यही संविधान सभा से हुई। ये जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष क्यों बनाया जाता है? उनको सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है अस्थायी तौर पे, कि वो जितने निर्वाचित सदस्य आए हैं उनको उन सदस्यों को ये शपथ दिलाएंगे। तो सभी निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अब इसकी तुलना आप आज की लोकसभा से करिए। तुरंत जब आप कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो चीजें आपको स्पष्ट नजर आएंगी। जैसे यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी सदस्य बनाया गया था सिर्फ इसलिए कि ये सदस्यों को शपथ दिलाएंगे, सेम उसी तरीके से आज भी लोकसभा का चुनाव जब होता है तो जब पहली बैठक होती है उसमें हम क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जितने सदस्य चुन के आए हैं उनको शपथ दिलाना, बस यही एक काम होता है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर को कौन सा सदस्य दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति सदस्य दिलाते हैं और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर बाकी सारे संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो चीज कहां से ली गई? यहीं से। इस सभा में, संविधान सभा में सच्चिदानंद सिन्हा जी सबसे वरिष्ठ थे। आज की लोकसभा में जो सबसे वरिष्ठ होता है उसको हम प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं, जो सबसे ज्यादा बार जीत के आता है। तो उनका काम सिर्फ एक होता है कि वो भी शपथ दिलाते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि प्रोटेम स्पीकर आज का उस समय का अस्थायी अध्यक्ष हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सिर्फ इसलिए ताकि ये शपथ दिला सके। शपथ दिलाते हैं ये जो अस्थायी अध्यक्ष का पद लिया गया है, ये कहां से लिया गया है? तो फ्रांस की तर्ज पर सबसे बड़े सदस्य को इस संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी तौर पे। ऐसा होता है फ्रांस में। तो ये चीज हमने कहां से ली है? फ्रांस से ली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरी बैठक कब होती है। संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है फ्रेंड्स 11 दिसंबर 1946 को। तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा दूसरी बार बैठती है और इस बार किया क्या जाता है? इस बार किया जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से इस संविधान सभा में भी राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। जैसे आज स्पीकर का पद होता है वही सेम पद उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष का होता था। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन एच.सी. मुखर्जी को इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष भी बनाया गया। ठीक है, इस संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। कब बनाया गया? 11 दिसंबर 1946 को। इसके अलावा इसी दिन 11 दिसंबर 1946 को ही बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा का
संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया? तो बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये 2 बैठकें पूरी होती हैं। पहली बैठक आपने जाना 9 दिसंबर को, दूसरी 11 दिसंबर को। अब तीसरी बैठक फिर होगी 13 दिसंबर को। तो याद कर लीजिए सीक्वेंस 9, 2, 11, 11, 2, 13। तो 9, 11 और 13 ये पहली 3 बैठकों का क्रम है। पहली बैठक होती है, उसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, ताकि वो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिला पाए। किस तर्ज पे बनाया गया? फ्रांस की तर्ज पे। सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए इनको बना दिया गया अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। इसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, एस.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे और होता है तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। तो जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, उसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था फ्रेंड्स? हम पढ़ रहे हैं प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अब आगे बढ़ती है, किस तरीके से काम करती है। तो फ्रेंड्स पहले तो ये बनाया गया कि उसको संभालेगा कौन सभा को, तो इसलिए पहले शपथ ही दिला दिया गया कि भैया आप शपथ दिलाइए। फिर उसका एक मॉनिटर बनाया गया, मतलब कि संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो उस समय मॉनिटर था, समझ लीजिए। तो एक मॉनिटर बना दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं और अब इस पर चर्चा होती है कि क्या किया जाए, किस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं। तो जिस उद्देश्य से आप वहाँ बैठे थे उसी के लिए एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश कर दिया गया वहाँ के सदस्यों के द्वारा। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको पेश कौन करते हैं? इस उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो फ्रेंड जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा पेश किया जाता है। इसमें कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। ये अगर कहीं पूछा जाए कभी आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद शामिल थे, तो फ्रेंड्स उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे। इसमें इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रमुख लक्ष्य, जैसे किस लिए ये संविधान बनाया जा रहा है, भारतीय संविधान का लक्ष्य क्या है, तो वो सारे लक्ष्य यहाँ पे परिलक्षित होते हैं। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में भी चर्चा की जाती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की जाती है, विश्वास व उपासना का अधिकार, इसके बारे में भी चर्चा की जाती है। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की भी चर्चा होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी चर्चा होती है, इसके अलावा विश्वास व उपासना के अधिकार की भी चर्चा होती है। किसमें? उद्देश्य प्रस्ताव में। ओके फ्रेंड्स, इसमें पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का भी प्रबंध किया जाता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में इनकी भी चर्चा की जाती है। ओके फ्रेंड्स, ये जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ इसके मुख्य फीचर्स के बारे में हमने देख लिया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब बस इतना ही है कि जब संविधान बनाने जा रहे हैं तो हमारे संविधान का लक्ष्य क्या होगा, उसमें कौन कौन सी प्रमुख चीजें हैं जो शामिल करनी है। उद्देश्य प्रस्ताव को अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो बस ऐसे ही समझ लीजिए, कोई मूवी आती है तो उस मूवी के आने से पहले क्या किया जाता है? ट्रेलर रिलीज किया जाता है। तो जो दर्शक होते हैं वो ट्रेलर देख के ही जान जाते हैं कि पिक्चर में क्या है वास्तविकता। तो उद्देश्य प्रस्ताव इज लाइक ए ट्रेलर एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ए मूवी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मूवी की तरह है और उद्देश्य प्रस्ताव इसके ट्रेलर की तरीके से है कि इसी में आप देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अंदर क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, उसको देखने का काम आप उद्देश्य प्रस्ताव में कर सकते थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव बनने वाली पिक्चर का ट्रेलर था और वो पिक्चर थी संविधान की बुक और उस बुक का ट्रेलर था उद्देश्य प्रस्ताव। समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम। अब ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया इसको 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। लेकिन जब ये उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम इसका विरोध किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया था नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया उसका विरोध कौन किया? डॉक्टर अंबेडकर जी ही किए थे उस समय उसका विरोध। तो याद रखिएगा अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, तो नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध किया था आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी ने। ओके फ्रेंड्स, तो सब मिला के 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया और बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ परिवर्तनों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनती है। क्या बनती है? प्रस्तावना बनती है।
तो जब संविधान बनता है, बन के तैयार हो जाता है, तो उसमें प्रस्तावना, यही उद्देश्य प्रस्ताव कुछ चेंजेस के साथ, कुछ परिवर्तनों के साथ बनती है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में चर्चा की, दूसरी बैठक के बारे में चर्चा की और तीसरी बैठक के बारे में चर्चा की। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जा चुका है। अब इसके आगे हम लोग ये पढ़ेंगे, चूंकि आपको पता है कि संविधान बनाना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा देश है, बहुत जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो सबको ध्यान में रखते हुए संविधान बनाना था। और अगर ये कार्य कोई एक व्यक्ति करेगा तो नहीं हो पाएगा, तो कार्य को आसान करने के लिए इसको विभिन्न समितियों में बांट दिया गया। छोटी छोटी बड़ी बड़ी समितियां, कोई प्रारूप समिति बना दी गई, कोई संघ संविधान समिति बना दी गई, कोई प्रांतीय समिति बना दी गई, ताकि अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो इसमें पारदर्शिता भी ज़्यादा होगी और जवाबदेहिता भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए काम को आसान करने के लिए अलग अलग समितियां बना दी गई, ताकि काम को अच्छे ढंग से किया जा सके। तो इसके आगे हम वही पढ़ेंगे समितियों के बारे में कि कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे समितियों के बारे में। टॉपिक हमारा होगा संविधान सभा की समितियां। तो संविधान सभा में हमने बताया कि कार्यभार को कम करने के लिए विभिन्न समितियां बना दी गई। जैसे एक व्यक्ति ही एक कार्य को नहीं कर सकता, ढेर सारे कार्य को, तो उसके लिए अलग अलग समितियां बना दी गई ताकि वर्कलोड को कम किया जा सके। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति जो बनाई गई उसका नाम था प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति जो बनाई गई, यही संविधान का प्रारूप लिखने वाली थी, प्रारूप तय करने वाली थी। तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति के बारे में आइए देखते हैं। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। किसका गठन? प्रारूप समिति का गठन, जो संविधान का प्रारूप लिखने वाली थी। तो प्रारूप समिति का गठन हमने पढ़ लिया। अब ये जो प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसमें कुल 7 सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें से एक सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया, बाकी उसमें 6 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या प्रारूप समिति में कितनी थी? 7 थी। अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके अलावा बाकी कौन कौन से सदस्य हैं उनको भी देख लीजिए। यहां से एक सवाल अक्सर आता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, या तो आपसे यह पूछा जाएगा या सदस्यों को देगा कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य प्रारूप समिति में शामिल नहीं थे। तो जब तक आप 7 सदस्यों को नहीं जानेंगे तब तक ये सवाल नहीं सही कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं भीमराव अंबेडकर जी के अलावा बाकी के अन्य सदस्य इसमें कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स, KM मुंशी, भीमराव अंबेडकर के अलावा इसमें एक और सदस्य थे जो थे KM मुंशी। फिर तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर तीसरे सदस्य थे। चौथे सदस्य इसमें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5वें सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर। और 6वें सदस्य थे N माधवराव, जो कि BL मित्रा के स्थान पर प्रारूप समिति में शामिल किए गए थे। इसके अलावा TT कृष्णाचारी भी DP खेतान की मृत्यु के बाद इनको शामिल किया गया। तो पहले BL मित्रा और DP खेतान इसमें शामिल थे, लेकिन इन दोनों के हटने के बाद, DP खेतान की मृत्यु के बाद इन दो लोगों को शामिल किया गया। N माधवराव आए BL मित्र की जगह पे और TT कृष्णाचारी आए DP खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह पे। तो ये भी याद कर लीजिएगा कि कौन किसकी जगह पे आया है। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी आता है, आप इसको नोट करते हुए चलिए, पॉज करिए वीडियो को और सारा चीज नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने चर्चा की कि प्रारूप समिति का गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। इसमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, बाकी दूसरे सदस्य थे KM मुंशी, तीसरे थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अयंगर, चौथे थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N गोपाल स्वामी अयंगर 5वें सदस्य थे, 6वें थे N माधवराव जो कि BL मित्र की जगह पे आए थे, और 7वें थे TT कृष्णाचारी जो कि DP खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। इस प्रारूप समिति में मात्र 2 सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस से थे। कौन कौन थे? वो थे KM मुंशी और आपके TT कृष्णाचारी। तो यही 2 सदस्य थे जो कि कांग्रेस के सदस्य थे। तो ये 2 सदस्य कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे। कौन कौन? KM मुंशी और TT कृष्णाचारी। मात्र 2 सदस्य थे जो कांग्रेस से निर्वाचित होकर आए थे प्रारूप समिति में। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रारूप समिति का गठन हो गया। हमने अध्यक्ष के बारे में बता दिया, बाकी सदस्यों के बारे में बता दिया। तो 29 अगस्त को इसका गठन होता है प्रारूप समिति का, मतलब यही समिति थी जो प्रारूप लिखने वाली थी। फिर 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक हुई। कब हुई? 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति की पहली बैठक होती है। इसके बाद
6 माह से भी कम समय में पहली बैठक हुई तो प्रारूप का काम चालू हो गया, प्रारूप कैसे लिखा जाएगा। तो 6 माह से कम समय में प्रारूप तैयार हुआ और इसके लिए कुल 141 बैठकें हुई। अगर आपसे कभी पूछे कि प्रारूप समिति को तैयार करने के लिए कुल कितनी बैठकें हुई, तो प्रारूप समिति के द्वारा कुल 141 बैठकें की गई और 6 महीने से कम समय में संविधान का प्रारूप बना दिया गया। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के द्वारा इस प्रारूप को पारित कर दिया गया। तो प्रारूप समिति के द्वारा जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया था उसको 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा ने पारित कर दिया। अब बात आती है कि इस प्रारूप को लिखा किसने था। तो फ्रेंड्स, इस प्रारूप को लिखने का काम किया था संवैधानिक सलाहकार BN राव ने। तो BN राव ही थे जिन्होंने प्रारूप लिखा था। तो प्रारूप समिति को लिखने का काम किसने किया था? BN राव ने, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने ही प्रारूप समिति को प्रारूप को लिखा है। तो अगर कभी आपसे पूछे संविधान के प्रारूप को किसने लिखा है, तो संविधान के प्रारूप को BN राव ने लिखा है, जो कि संवैधानिक सलाहकार भी थे। कब इनकी नियुक्ति हुई थी? पढ़ाया हूं कि 11 दिसंबर 1946 को इनकी नियुक्ति की गई थी संवैधानिक सलाहकार के रूप में और इन्होंने ही भारतीय संविधान का प्रारूप लिखा है। तो ये चर्चा हो गई प्रारूप समिति के बारे में। अब इसके अलावा कुछ अन्य समितियां भी बनाई गई जो छोटी छोटी समितियां थी। आइए उसको भी देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी समितियां बनाई गई और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो फ्रेंड्स, अन्य समितियों में अगर हम बात करते हैं तो एक समिति बनाई गई थी संघ शक्ति समिति और दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति। जब भी ऐसी कोई समिति की बात की जाए जो संघ से संबंधित हो, संघीय समिति से संबंधित चर्चा की जाए, तो हमेशा एक बात दिमाग में आप रखिएगा कि उस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो अगर आपको याद ना आए और संघ से संबंधित समिति की बात करें तो बिना कुछ सोचे समझे आप जवाहरलाल नेहरू पे टिक करिएगा। तो देखिए, संघ शक्ति समिति की बात करें या संघीय संविधान समिति, दोनों में संघ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा राज्यों के लिए अगर समिति की बात करें तो उसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जी कुल 3 समितियों के अध्यक्ष थे। पहली समिति संघ शक्ति समिति, फिर संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष का नाम था जवाहरलाल नेहरू। जब भी बात प्रांतीय समितियों की आएगी तो उसके अध्यक्ष होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो फ्रेंड्स, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा हमने बताया ये कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को किनको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को। तो अब संविधान सभा में जो संचालन होगा, जो नियम बनेगा, वो किसकी अध्यक्षता में बनेगा? राजेंद्र प्रसाद के। तो आप याद कर लीजिए कि संविधान सभा के अध्यक्ष हैं राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए संविधान सभा के सारे नियम कानून संचालन कौन करेगा या कौन बनाएगा? राजेंद्र प्रसाद जी बनाएंगे। तो संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, इस दोनों समिति के अध्यक्ष का नाम राजेंद्र प्रसाद है और संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे ही राजेंद्र प्रसाद, इसीलिए तो उन्होंने संचालन किया और प्रक्रिया और नियम बनाया। तो जो संविधान सभा का अध्यक्ष था उसी ने दोनों कार्य किए, संचालन का काम और प्रक्रिया और नियम का काम। तो इसको वहां से कनेक्ट करके याद कर लीजिए। इसके अलावा राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। इसको मत गलत करिएगा, बहुत जगह पे JB कृपलानी के बारे में दिया गया है जो कि सरासर गलत है। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। कभी JB कृपलानी आए तो मत लगाइएगा, वो गलत दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष बनाए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसके लिए? मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष बनाए गए आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति के अंतर्गत कुछ अन्य उप समितियां भी बनाई गई थी, उसमें से 2 प्रमुख हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक उप समिति का नाम है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। वो किसके अंतर्गत बनाया गया? इन्हीं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो समिति बनाई गई, इसी के अंतर्गत कुछ उप समितियां बनाई गई थी जिसमें 2 प्रमुख हैं। एक आपका है मौलिक अधिकार उप समिति और दूसरा आपका है अल्पसंख्यक उप समिति। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए आपके JB कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष बनाए गए SC मुखर्जी। ये दोनों सवाल पूछा गया है। मैं जो भी पढ़ाते हुए चल रहा हूं उसके लिए आप एक घटनाचक पुनरावलोकन ले लीजिए और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करते हुए चलिए। आप देखिएगा, ये जो क्लास मैं आपको पढ़ा रहा हूं पर डे का क्लास आप करिए, उसके बाद
जो चैप्टर यहाँ पढ़ रहे हैं उससे संबंधित घटना चक्र पुनरावलोकन आप सॉल्व करिए, पूरा का पूरा संविधान आपका तैयार हो जाएगा। ये सारी चीजें पॉज करके आप नोट भी कर लिया करिए, मैं हट जाया करता हूँ, वीडियो को पॉज करिए और नोट करते हुए चलिए। तो फ्रेंड्स, हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ लिया, संविधान सभा की कार्रवाई हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। फिर इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद हमने संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पढ़ा, प्रारूप समिति के बारे में पढ़ा जिसका गठन किया गया 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल 141 बैठकें हुई और आखिर में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के द्वारा इस प्रारूप को पास किया गया। फिर हमने अन्य समितियों के बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि संविधान सब मिला के अब प्रारूप बन गया है, प्रारूप लिखा जा चुका किसके द्वारा? BN राव के द्वारा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से संविधान बनता है, कुल कितने दिन लगे इसमें, कुल कितनी बैठकें हुई, कुल कितने अधिवेशन हुए संविधान सभा को बनाने के लिए, और कौन सी चीज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, जनगण मन अधिनायक जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको कब अपनाया गया, बाकी चीजें कब अपनाई गई, संविधान कब अपनाया गया, और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बना तो उसी दिन से कौन कौन से नियम लागू हो गए थे और बाकी के नियम आपके 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। तो ये सारी चीजें आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे हम पढ़ने चल रहे हैं कि संविधान कब बना, कब क्या अपनाया गया। ओके फ्रेंड्स, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ ही चुके हैं। तो अब देखते हैं कि संविधान बनने में कुल कितना टाइम लगा, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितनी भाग थी, कुल कितनी अनुसूचियां थी, ये सारी चीजें समझते हैं और देखते हैं कि कब क्या अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, राष्ट्रगान कब अपनाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है उसको कब अपनाया गया। तो इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार होता है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया कि भारतीय संविधान कुल कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की अथक परिश्रम के बाद बनकर तैयार हुआ था। इसको बनाने के लिए यह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी बैठकें हुई थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में कुल 11 बैठकें या कुल 11 अधिवेशन हुए थे। ये पूछा जाता है कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो कुल 11 अधिवेशन हुए थे, ये सही जवाब है। लेकिन होता यह है कि 24 जनवरी 1950 को भी एक बैठक हुई थी जिस दिन संविधान सभा को भंग किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो उस बैठक को अगर जोड़ लिया जाए तो कुल बैठकें हो जाती हैं 12, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा माना गया है उत्तर है 11। इसलिए जान लीजिए कि संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। अंतिम बैठक कब हुई फ्रेंड्स, ये भी पूछा था। तो अंतिम बैठक मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस अंतिम बैठक में ही संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। तो इसे लेकर अगर देखें तो कुल अधिवेशनों की संख्या हो जाती है 12। अगर कभी ये आए कि अंतिम बैठक को लेके कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी थी तो 12, और अगर अंतिम बैठक ना दे, केवल अधिवेशन पूछे कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए, तो इसका सही जवाब होगा कुल 11 अधिवेशन हुए थे। तो फ्रेंड्स, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित कुल 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया और उस दिन संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। तो उन्होंने उस पे अपना साइन कर दिया कि हाँ भैया अब संविधान बनके तैयार हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी दिन से, जिस दिन से संविधान सभा के सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया, कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इसी दिन से कुल 16 अनुच्छेद उसमें के ऐसे थे जो उसी दिन तुरंत तत्काल प्रभाव से भारत पर लागू हो गए। लेकिन पूर्ण रूप से भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन नागरिकता से संबंधित, तदर्थ संसद से संबंधित कुछ अन्य प्रोविजन ऐसे थे, कुल मिला के 16 आर्टिकल ऐसे थे जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए। और वो 16 आर्टिकल देख लीजिए कौन कौन से थे। तो आर्टिकल 5 उसी दिन लागू हो गया,
आर्टिकल 6 लागू हो गया, 7 लागू हो गया, 8 लागू हो गया, 9 हो गया, अनुच्छेद 60 लागू हो गया, अनुच्छेद 324 लागू हो गया, 366 हो गया, 367 हो गया, अनुच्छेद 379, अनुच्छेद 380, 388, 391, 392, 393 और अनुच्छेद 394। तो इतने अनुच्छेद तत्काल प्रभाव से 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 16 जो लागू हुए थे। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, तो 26 नवंबर 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस पे, अनुच्छेदों की बात हुई तो मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने भाग थे, कुल कितने अनुसूचियां थे। तो फ्रेंड्स, मूल संविधान जो संविधान सभा के द्वारा बन के तैयार हुआ था उसमें कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे तथा 8 अनुसूचियां थी। तो फ्रेंड्स, मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। बाद में क्या हुआ इस पर चर्चा करेंगे कि बाद में कितनी अनुसूचियां हुई। तो फ्रेंड्स, हमने ये सब देख लिया कि मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। ओके फ्रेंड्स, तो भारतीय संविधान लागू किस दिन से होता है, तो भारतीय संविधान लागू होता है आपका 26 जनवरी 1950 से। तो ऐसा क्यों होता है, जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था तो उसको लागू क्यों नहीं किया गया? लागू इस नहीं किया गया क्योंकि भारत में पहली बार 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस अधिवेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था। तो इस वजह से उस दिन से लगातार गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हुए आ रहे थे 26 जनवरी को, क्योंकि हमने झंडा फहराया था। तो इसी वजह से 26 नवंबर 1949 को संविधान नहीं लागू किया गया, बल्कि उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, क्योंकि हम 26 जनवरी 1930 से ही झंडा फहराते हुए आ रहे थे। तो इसीलिए उस दिन को ही चुना गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। अब हम ये देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कब अपनाई गई थी, क्योंकि एक सवाल यहाँ से हमेशा पूछा जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो लिखा होता है सत्यमेव जयते, इसको कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया। ये भी पूछता है कि सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है, मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे जो लिखा होता है कि सत्यमेव जयते, उसको हमने मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछता है कि राष्ट्रगान को कब से अपनाया गया, तो हमने अपने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। कब अपनाया, 24 जनवरी 1950 को। याद रख लीजिए, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अपनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा कि किस तरीके से संविधान सभा की कार्रवाई आगे बढ़ती है, किन किन समितियों का निर्माण किया जाता है, कितने दिन में संविधान बन के तैयार होता है और कुल कितनी बैठकें होती हैं, किसको कब अपनाया गया, कब राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, कब राष्ट्रगान अपनाया गया, कब अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। तो इन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा। अब इसके आगे अगले लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में, और उससे पहले पढ़ेंगे संविधान के बारे में कि ये भाग क्या होता है, ये अनुसूचियाँ क्या होती हैं और ये अनुच्छेद क्या होते हैं। अब इन पे चर्चा करेंगे कि संविधान के अंतर्गत ये भाग क्या हैं, ये अनुच्छेद क्या हैं और ये अनुसूचियाँ क्या हैं, इनका आपस में संबंध क्या है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, सैलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज ये आपकी चौथी क्लास है, 5वीं क्लास फिर आपको कल मिलेगी ही। तो डेली आपको ये पॉलिटी की क्लास मिलेगी और पूरी की पूरी पॉलिटी में यूपीएसआई के पेपर के पहले कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और उनको बताइए कि पॉलिटी यहाँ निःशुल्क चल रहा है और किसी भी तरीके से, किसी भी मैटर में, किसी भी कोचिंग से कमज़ोर नहीं है। आपको सारे तथ्य 3-4 किताबों से पढ़ के कलेक्शन करके बताए जा रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। फिर से आपसे अपील है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। धन्यवाद।